हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो आपके जितने भी नोन हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आप उन लोगों को अपनी ये वीडियो शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। बाकी मेरे को तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 2 4 5 10 व्यू बढ़ जाएंगे और क्या होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट है, जो मैं दिल लगा के समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, उससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। ठीक है, बस मेरा ये मोटिव है, और तो क्या है। ठीक है, तो आपके जो भी नोन हैं, आप पहले तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। तो भाई नोटिफिकेशन तो तभी मिलेगा ना जब आप उसको सब्सक्राइब करोगे, फिर ऑल नोटिफिकेशन पे उसको ऑल जो होता है आप उस पर क्लिक करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो और फिर उसको शेयर भी करो। ठीक है, तो जो भी आपके नोन हैं उनको आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि पता है फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। ये सच्चाई है, ये चुभने वाली बात नहीं है, ये बात सच्चाई है। इस बात में हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता भाई। ये ऊपर से टीचर्स बहुत कम मिलेंगे जो अपना 100% डिलीवर कर पाते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो फ़ायदा मिले तो आप इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिल रहा है तो आप औरों को भी दो। सही बात है। चलो आगे हमने, अच्छा, इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने क्या किया था, हमने पॉस्टुलेट्स पढ़े थे जो आइंस्टीन ने दिए हुए हैं एसटीआर से रिलेटेड, और उन्होंने 2 पॉस्टुलेट दिए बेसिकली, है ना। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या बता रहा था कि अगर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, लेकिन किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उन पर फिजिक्स के सारे रूल जो हैं वो लागू होंगे इक्वली। अगर एक पर लग रहे हैं तो दूसरे पर भी लगेंगे, पर 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। एक तो ये कि दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र होने चाहिए। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा फ्रेम है या दोनों फ्रेम जो हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने चाहिए। समझ में आ गई बात? तो फिर पहला रूल जो है लागू होगा, या पहला पॉस्टुलेट उनके लिए सही होगा। दूसरा पॉस्टुलेट बताता है फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का वेग जो है वो हर जगह पर कैसा रहता है, निश्चल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट या सार्वत्रिक नियतांक के नाम से कहते हैं। यानी कि सार्वत्रिक नियतांक जो है वो स्पेस में हर जगह पर निश्चल रहता है, इसका दिशा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इस पर इस डायरेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ सोर्स यानी कि जो स्रोत है और ऑब्जर्वर यानी कि जो प्रेक्षक है, यानी कि जो लाइट देने वाला है और जो लाइट लेने वाला है, दोनों की रिलेटिव मोशन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई? आज हम शुरू कर रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लेंथी टॉपिक है, टाइम लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, और आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसने वो कमियां दूर की जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रह गई थी। ठीक है, लॉरेंज रूपांतरण या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले कुछ कंसेप्ट हम देख लेते हैं। इसका क्या बेसिक कंसेप्ट है, बाद में तो मैथमेटिक्स चलेगी। देखो फिजिक्स जो है वो टॉपिक के स्टार्टिंग में होती है, वही आपकी दशा और दिशा तय करती है कि आगे के टॉपिक में क्या होगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक शुरू करते टाइम मैं सिचुएशन समझाती हूँ, कुछ भी आप लोगों को कंसेप्ट समझाती हूँ, तो वो आपकी समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में तो मैथमेटिक्स आती है, वहाँ तो कैलकुलेशन करनी होती है, वो कोई बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, कंसेप्ट समझें। ठीक है, कंसीडर करें आप कि मेरे पास इनिशियली 2 ही फ्रेम है। ठीक है, यानी कि एक एस फ्रेम है और दूसरा एस डैश फ्रेम है। बट एट टी इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियली यानी कि प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र परस्पर संपाती हैं, है ना। यानी कि ये एस भी है और ये एस डैश भी है, यानी कि ये ओ भी है और ये ओ डैश भी है। यानी कि दोनों जब संपाती हैं तो दोनों के निर्देश तंत्र भी ऑब्वियसली संपाती होंगे, दोनों के अक्ष भी परस्पर संपाती होंगे। ये जितने भी एक्स वाई जेड एक्सेस दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ एक्स भी होगा, एक्स डैश भी होगा, यहाँ आपका वाई भी होगा, वाई डैश भी होगा, यहाँ आपका जेड भी होगा, जेड डैश भी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, 2 निर्देश तंत्र है एस और एस डैश, लेकिन दोनों ही निर्देश तंत्र परस्पर कैसे हैं, संपाती यानी कि कोइंसिडेंट है, दोनों एक ही हैं। कहकर हम देखकर हम बता नहीं सकते कि दोनों जो है कहाँ कहाँ है, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक बिल्कुल एक ही है। समझ में आ गया कोइंसिडेंट का मतलब? बीच में यहाँ ओरिजिन पर एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है,
क्या रखा हुआ है, लाइट का सोर्स, जो कि कैसा है, बिंदुवत या पॉइंट वाइज है एक लाइट का सोर्स। इस लाइट सोर्स से क्या निकल रहा है, प्रकाश। और हम जानते हैं कि अगर लाइट सोर्स बिंदुवत हो तो उससे जो तरंगाग्र या वेव फ्रंट निकलता है उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। तो ये क्या है, सर्कुलर वेव फ्रंट। सर्कुलर कह लो, अगर 3D में है तो हम स्फेरिकल कहें तो ज़्यादा बेटर है। वेव फ्रंट यानी कि गोलीय तरंगाग्र होता है। हम जानते हैं ना 3 तरीके के तरंगाग्र हम लोगों ने पढ़े हुए हैं 12th क्लास में, आप पढ़ के आए होगे। एक तो गोलीय, एक बेलनाकार, और एक आपने समतल तरंगाग्र यानी कि एक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेनर वेव फ्रंट पढ़ा होगा। और ये भी पढ़ा होगा कि कौन सा वेव फ्रंट कब निकलता है। जब पॉइंट वाइज होता है तो सर्कुलर निकलता है, जब लाइन या रेखा के जैसे होता है तो सिलेंड्रिकल निकलता है, और जब बहुत दूर हो सोर्स, हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, तो हम तक जो, यानी कि हम ऑब्जर्वर है, तो अगर सोर्स बहुत दूर हो तो ऑब्जर्वर तक जो लाइट पहुंचेगी उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेनर यानी कि समतल होगा। तो उसमें मैं उतना नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ा एक आपको बता रही हूँ कि कहाँ कौन सा वेव फ्रंट निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोर्स है वो कैसा है, पॉइंट वाइज यानी कि बिंदुवत, तो उससे जो वेव फ्रंट एमिट होगा, उत्सर्जित होगा, वो कैसा होगा, स्फेरिकल या फिर सर्कुलर। स्फेरिकल कहो तो बेटर होगा, ठीक है। गोलीय तरंगाग्र जो है वो निकलेगा। अब हुआ क्या, ये कब सिचुएशन है, एट टी इज इक्वल टू 0, टी बराबर 0 की स्थिति है ये। अब क्या हुआ, टी बराबर 0 के बाद जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच शुरू की मेरे प्रैक्टिकल की, एक तरीके से इसको प्रैक्टिकल ही समझो आप, तो क्या हुआ कि एस तो हमेशा की तरह अपनी जगह पर है स्टेबल, लेकिन एस डैश नहीं रुकता भाई, ये बहुत ही शरारती है। ये क्या करता है, चलना शुरू कर देगा, और एस डैश जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना शुरू कर देता है। तो एस अपनी जगह पर है, ये लो भाई, ये कहीं नहीं जाता, लेकिन एस डैश की आदत ख़राब है, उसने चलना शुरू कर दिया, और इस तरीके से चलना शुरू किया कि इसके जो अक्ष हैं, ये एस के जो अक्ष हैं उनके परस्पर समांतर हों, ठीक है। और इस तरीके से चलना शुरू किया कि अभी भी एक्स और एक्स डैश परस्पर समपाती हैं, लेकिन वाई और वाई, ये जो है ये वाई हो गए इसके, ये वाई डैश होगा, सॉरी हाँ ये जेड होगा, ये एस डैश है तो ये जेड, ये वाई डैश होगा और ये जेड डैश होगा, और यहाँ पे एक्स और एस डैश है, ठीक है। मतलब एस डैश निर्देश तंत्र ने कांस्टेंट वेग या नियत वेग v से इस प्रकार से चलना शुरू कर दिया कि y डैश और z डैश जो हैं वो y और z के समांतर यानी कि पैरेलल होंगे, लेकिन x और s डैश अभी भी कैसे होंगे, संपाती होंगे। समझ में आ गई, मतलब कहने का ये है कि इसने x अक्ष के अनुदिश चलना शुरू किया है। अगर ये संपाती नहीं रहेंगे इसका मतलब ये है कि इसने ऊपर भी चलना शुरू किया है, क्योंकि ये संपाती कब नहीं होंगे एक्स और एक्स डैश, जब इसने इस निर्देश तंत्र ने ऊपर भी चलना शुरू कर दिया, और नहीं, इसने केवल एक्स अक्ष के अनुदिश चलना शुरू किया है, अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरीके से चलना शुरू किया है कि इसके दोनों अक्ष जो हैं वो एस के दोनों अक्षों के परस्पर कैसे होंगे, समांतर होंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो ये ओरिजिन हो गया ओ, और ओ डैश दोनों अलग अलग हो गए। अब मेरे पास एक बिंदु है पी, ये बिंदु पी जो है वो दोनों ही निर्देश तंत्रों में है ना, कौन कौन से में, एस में भी है, एस डैश में भी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, साथ में एक समय निर्देशांक भी मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेकेंड में पढ़ेंगे हम कि एक समय निर्देशांक के साथ जोड़ देते हैं तो ऐसा निर्देश तंत्र चतुर्विम निर्देश तंत्र या 4 वेक्टर स्पेस कहलाता है। उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, वो सारा सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप, ठीक है, उसमें मत जाओ आप। बस इतना समझ लो कि एक कोई भी वेव जो होगी, तरंग की जो वेव होगी, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी समय लगेगा, और इस ओ डैश से यहाँ तक पहुँचने में अलग समय लगेगा। उसको हम किससे दिखाएंगे, टी डैश से। समझ में आ गई, मतलब जो तरंग है, वेव है, उसके ओ से पी तक पहुँचने में लगा समय टी है, और ओ डैश से पी तक पहुँचने में लगा समय कितना है, टी डैश। तो अलग अलग समय है तो हमने अलग अलग शो कर दिए, दैट्स इट। अभी आप इतना ही मतलब निकालिए इसका, ठीक है। ये बिंदु पी दोनों ही निर्देश तंत्रों में एग्जिस्ट करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों निर्देश तंत्रों में अलग अलग होंगे। एस में है एक्स वाई जेड, और एस डैश में है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। कोऑर्डिनेट्स तो बेसिकली अभी 3 ही है, टी और टी डैश तो शो कर दिए हैं बेसिकली, ठीक है। अब क्या होगा, सोर्स एक तरीके से ये पॉइंट सोर्स जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे ही पहले तो ये संपाती थे, लेकिन जैसे ही एस डैश ने चलना शुरू किया तो क्या हुआ कि ओ डैश ने जैसे ही चलना शुरू किया तो ये जो पॉइंट वाइज सोर्स है इसने भी चलना शुरू कर दिया, बट गया ये, तो एक यहाँ आ गया,
एक यहाँ आ गया। अब जो वेव है वो यहाँ से भी पहुँचेगी और जो वेव है वो यहाँ से भी जाएगी, और दोनों को अलग अलग डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। समझ में आ गई? वेव के यहाँ से यहाँ तक जाने में हम समय निकालेंगे कितना होगा, और वेव के यहाँ से यहाँ तक का समय भी हम लोग क्या है निकालेंगे कि कितना होगा। समझ में आ गई? ये समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया आपको बेसिकली? ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं। अभी तक हमने जो जो इसमें दिखाया है चित्र में, है ना, दोनों डायग्राम्स में जो जो शो किया है वो हम लिख भी लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। अगर आपको समझ में आ गई तो आप लिख सकते हो। अभी देखना, आप सबको समझ में आएगी, लिखूंगी इंग्लिश में और हिंदी वालों को भी समझ में आएगी ये वाली बात, क्योंकि अगर उनको समझ में आ गया है तो लैंग्वेज फिर कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करती है। ये सिचुएशन कब है? एट टाइम टी। समझ में आ गई? देखो, कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश। ठीक है, इनिशियली both frames are coincident to each other at t is equals to 0। ठीक है, a point source is placed at origin, दिख रहा है, at origin which emit मतलब उत्सर्जित करना, which emit a spherical wave front। अब इसमें हिंदी वालों को कोई दिक्कत आई क्या भाई? नहीं आई। आप तो बस हवा मचा के रखते हो, समझ वमझ में सब आता है, इतनी कोई रॉकेट साइंस इंग्लिश कोई भी काम नहीं ले रहा है यहाँ पे, सिंपल इंग्लिश है। मैंने क्या कहा, दो निर्देश तंत्र एस और एस डैश हैं, प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र परस्पर संपाती हैं। एक बिंदुवत सोर्स जो कि ओरिजिन मूल बिंदु पर रखा हुआ है, उससे एक गोलाकार तरंगागर जो उत्सर्जित होता है, यानी कि गोलाकार तरंगागर उत्सर्जित होता है किससे? ओरिजिन पर रखे हुए सोर्स से। ठीक है, आगे हम लिखेंगे एट any time t s dash frame moves with constant velocity v such that अच्छा एक चीज़ और, moves with constant velocity v along x axis, एक्स अक्ष के अनुदिश चलना शुरू करता है, सच दैट इट्स एक्सिस वाई डैश एंड जेड डैश आर म्यूचुअली पैरेलल टू वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ एस फ्रेम। यानी कि किसी समय टी पर एस डैश निर्देश तंत्र एक नियत वेग v से एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि इसके जो निर्देश तंत्र हैं वाई डैश और जेड डैश एस फ्रेम के वाई और जेड अक्षों के कैसे हैं? समांतर रहेंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इसके बाद जो है हम कहेंगे लेट अ पॉइंट P इज प्लेस्ड in this system, its coordinates are x y z t in S frame and x dash y dash z dash t dash in S dash frame। अब ये बात समझने में कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को? क्योंकि ये सारी बात मैंने वही कही है जो मैंने डायग्राम्स में शो की है। पेपर में तो आपको सभी कुछ करना है, डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी है, लेकिन पता है एग्जामिनर सिर्फ क्या देखेगा? वो डायग्राम देखेगा। क्योंकि अगर बच्चे ने ये सही बनाया है ना बिल्कुल, तो वो थ्योरी भी सही ही लिखेगा, ये तो फैक्ट है। समझ में आ गई? क्योंकि रट्टा मारोगे तो कुछ ना कुछ छोड़ के आओगे, इसमें से कोई ना कोई इंडिकेशन छोड़ोगे, कुछ ना कुछ समझाना छोड़ोगे, और अगर समझ में आ गया ना तो वो चीज़ भी लिखोगे जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। समझ में आ गए? तो वो डिपेंड करेगा कि आपका सेंस ऑफ परसेप्शन कितना है, कितनी समझ है आप में, ठीक है, कितना कंसेप्ट है आप में। इस टाइम जितने भी बच्चे देख रहे होंगे अलग अलग देख रहे होंगे, पढ़ा तो मैं ही रही हूँ सबको, लेकिन सब उसको अलग अलग तरीके से जो है एक्सेप्ट करेंगे।
समझ में आ रही है? किसी को मैंने जो 20 बातें बताई उसमें से कम 17-18 बातें वो ले लेंगे। कुछ को 10 समझ में आएगी, कुछ को 4-5 समझ में आएगी, कुछ को 2-3 नहीं आएगी, क्योंकि उनका ध्यान इसी चीज़ में रहेगा कि मैडम इंग्लिश में पढ़ा रही है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बायलैंग्वेज ही पढ़ाती हूँ हर क्लास में, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और किसी को भी कोई कमी महसूस नहीं होती कि हिंदी वालों को समझ में नहीं आ रहा या इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ गई? तो वो सब बहाने हैं ना समझने के, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। तो अगर आपके पढ़ने की मंशा है तो आप पढ़ ही लोगे कैसे भी, कैसी भी स्थितियाँ हो। और नहीं पढ़ने वाले को तो कितनी भी सुविधा दे दो वो तब भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि मैं जितना दे रही हूँ उसमें से आप कितना एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो डायग्राम्स जितने भी होंगे, ग्राफ जितने भी होंगे, उन पे खास ध्यान रखो, ठीक है। वो तभी जितना समझोगे उतना आप उनको अच्छा कर पाओगे। और फिज़िक्स वाले बंदे को तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, डायग्राम, ठीक है। खास करके मतलब सुंदर भले ही ना हो लेकिन चीज़ें पूरी पूरी हों उसमें, ठीक है। ग्राफ वगैरह स्मूथली बनाए, कोई गलती ना हो, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती पूरा रिजल्ट चेंज कर देती है, ठीक है। चलो आगे का जो डिस्कशन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।